नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद कामरान खान है और हम पिछले व्याख्यान में भारत शासन अधिनियम 1935 का अध्ययन कर रहे थे। मैंने आपको पिछले व्याख्यान में ये बात बताई थी कि भारत शासन अधिनियम जो है उसका इतना महत्व है कि हम कई बार अतिरंजना में ये बात कह देते हैं कि भारतीय संविधान कुछ और नहीं बल्कि भारत शासन अधिनियम 1935 का ही विस्तृत रूप है। यद्यपि ये बात पूरी तरह सही नहीं है। हमने कई प्रावधानों को 1935 के भारत शासन अधिनियम के कई प्रावधानों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया है, लेकिन ये कह देना कि सिर्फ भारत शासन अधिनियम का ही रूपांतरण है भारतीय संविधान, ये कई रूप में सही नहीं होगा। इसका मूल कारण ये है कि हमने संविधान में उन सर्वश्रेष्ठ तत्वों को जगह देने की कोशिश की गई जो हमारे अनुभवों से जुड़े हुए थे या दूसरे देशों के अनुभवों से, श्रेष्ठ अनुभवों से जुड़े हुए थे। यही वजह है कि संविधान एक विस्तृत और एक मौलिक दस्तावेज के रूप में सामने आता है। हम भारत शासन अधिनियम का अध्ययन कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि भारत शासन अधिनियम के अधीन कमोबेश 1947 तक राज चलता रहा और 1947 में जो आखिरी एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया वो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, जिसके माध्यम से भारत को आज़ादी मिली। तो भारत शासन अधिनियम महत्वपूर्ण है कई दृष्टियों से, प्रतियोगी परीक्षाओं और अकादमिक दृष्टि दोनों ही दृष्टि से भारत शासन अधिनियम का और भारतीय संविधान का अगर आप गंभीर अध्ययन करना चाहते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। तो इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी और पहली बार ये बात कही गई थी कि भारत में एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों को सम्मिलित किया जाएगा और इसी के लिए एक विलय पत्र भी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी बनाया गया। आप जानते हो कि जब 1947 में जब हमें आज़ादी मिली और रियासतों के साथ जब हमने रियासतों का विलय किया तो यही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो 1935 के अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ बनाने के लिए बनाया गया था, उसी का प्रयोग हमने 1947 में किया। तो ये एक महत्वपूर्ण, यद्यपि देसी रियासत के राजा अपनी उस विशेषाधिकारों को छोड़ना नहीं चाहते थे, यही वजह थी कि उन्होंने देसी रियासत के राजाओं ने सम्मिलित होने, अखिल भारतीय संघ की योजना में सम्मिलित होने से मना कर दिया और ये योजना खटाई में पड़ी और ये भारत शासन अधिनियम का ये भाग क्रियान्वित नहीं हो पाया। दूसरा, भारत शासन अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। मैंने आपको बता दिया था कि 1919 के अधिनियम में राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, यानी राज्यों में दो तरह से शासन होगा। एक प्रांतों के विषयों को दो भागों में विभक्त किया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। आरक्षित विषयों का जो निर्णय है, उसका प्रबंधन है, वह गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद करेगी और हस्तांतरित विषयों का जनता द्वारा निर्वाचित मंत्री करेंगे गवर्नर जनरल के साथ मिलकर। तो इस तरह द्वैध शासन की प्रणाली विकसित की गई। इसको आज आधुनिक संदर्भों में देखा जाए कि राज्य सूची को दो भागों में बांट दिया गया। एक का निर्णय आज के संदर्भ में गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद करेगी और दूसरा जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। तो इस तरह प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना का प्रयत्न था। 1935 के अधिनियम में एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर यह आया कि केंद्र में पहली बार जो राज्यों में द्वैध शासन था उसे केंद्र में लागू किया है। अब केंद्रीय विषय दो भागों में व्यक्त कर दिए गए, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, विदेश, धार्मिक और जनजातीय मामले थे, वहीं बाकी सब मामले हस्तांतरित विषयों में थे। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल, देश का गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था, जबकि हस्तांतरित विषयों का जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता। तो जो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था थी 1935 के अधिनियम में, उसे राज्यों के केंद्र के द्वैध शासन में परिवर्तन कर दिया। प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसे खत्म कर दिया गया और प्रांतों में पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। ये पहली बार हो, प्रांतों को पृथक और विधिक अस्तित्व दिया गया। यानी संघात्मक शासन प्रणाली का जो एक महत्वपूर्ण तत्व होता है कि प्रांतों को आप एक संवैधानिक इकाई मानते हैं।
अगर आपने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ा है तो आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 उद्घोषित करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यानी भारत जिसे हम कहते हैं इंडिया, वे राज्यों को मिलाकर एक संघ के रूप में जाना जाएगा। तो राज्यों को भारत में एक संवैधानिक इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त है और ये काम पहली बार नहीं हुआ था। संविधान में 1935 में ही ये बात कि प्रांतों को विधिक और पृथक इकाई के रूप में मान्यता दी गई, ये भारतीय संघवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो 1935 का अधिनियम भारतीय संघवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में जाना जा सकता है। संघीय सूची को मैं आपको बता ही चुका था कि 3 भागों में विभक्त किए सूचियों को, जैसे हम आज केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची जानते हैं, उसी तरह 1935 के अधिनियम में भी 3 सूचियों को बनाया गया। संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे और संवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। और संघीय सूची पे संघ कानून बनाता था, राज्य सूची पे राज्य बना सकता था और संवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते थे। परंतु यदि कोई विरोध होता तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। अवशिष्ट विषय किसमें होंगे? भारतीय संविधान जो वर्तमान में हमें लागू है 1950 से, वो अवशिष्ट विषयों को केंद्र सरकार या के भारतीय संसद के अधीन रखता है, जबकि 1935 का अधिनियम अवशिष्ट विषयों को गवर्नर जनरल के अधीन रखता है। यानी जो भी इन 3 सूचियों में वर्णित जो विषय के अलावा जो विषय हैं वो गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे। फिर 2 तरह की व्यवस्था के मैं आपको बता ही चुका था कि 1919 के अधिनियम का एक महत्वपूर्ण जो तत्व था वो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 1935 के अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 375 रखी गई, जिसमें 250 ब्रिटिश प्रांतों द्वारा चुने जाते थे और 215 भारतीय रियासत। द्वितीय सदन को राज्य परिषद कहा जाता था, जिसमें 260 सदस्य थे और ये एक स्थायी संस्था थी जिसके हर 1/3 सदस्य 2 वर्ष में अवकाश ले लेते थे। इसमें 104 भारतीय प्रांतों से और 104 ही देशी रियासतों के माध्यम से चुने जाते थे। साथ ही साथ केंद्रीय विधान परिषद का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष का निर्धारित हुआ। राज्यों को पृथक और विधिक स्वायत्ता दी गई। अब उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व थे। उस जमाने में 11 राज्य ब्रिटिश प्रांत कहे गए, जिसे आज हम राज्य कहते हैं। उस जमाने में ब्रिटिश प्रांत ब्रिटिश प्रोविंस कहा जाता था और ये कुल इनकी सदस्य कुल 11 थे, जिसमें 6 द्विसदनात्मक थे। और 1937 में इन राज्यों ये अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम 1937 से लागू हुआ और पहली बार कांग्रेस ने ये घोषणा की कि वे चुनाव में भाग लेगी, क्योंकि 1919 के अधिनियम के बारे में मैं आपको कह चुका था कि कांग्रेस ने इस अधिवेशन को निराशाजनक और अयोग्य माना था, इसलिए 1923 के चुनाव में भाग लेने से मना कर दिया था। इसकी जगह में कांग्रेस का ही एक गुट, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी चुनाव में भाग कांग्रेस की तरफ से लिया, जिसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और सचिव थे। और इसने उल्लेखनीय सफलता लिया कि कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से 1919 के अधिनियम के तहत चुनाव में भाग लेना को मना कर दिया। लेकिन 1937 के जब 35 का अधिनियम लागू हुआ, प्रांतों को पृथक और विधिक सहायता दी गई। ये माना गया कि प्रांतों में आरक्षित और हस्तांतरित का भेद खत्म करके प्रांतों का पूरा प्रशासन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। तब कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर दिया, इस शर्त के साथ कि गवर्नर जो है वो रोजमर्रा के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और यही वजह थी कि 1937 के अधिनियम में 1935 के अधिनियम के तहत कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से एक राजनीतिक दल के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया।